हेलो एवरीवन, आप सभी का डीएस एजू हब के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हमारी इस यूपीएसआई की जो श्रृंखला में आज की क्लास में फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं और आपके आने वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को आप समझो कि भाई इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टकराते हैं तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, सही उत्तर कैसे देंगे और सही समय में कैसे करेंगे। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके पेपर में टाइम भी एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो टाइम भी ध्यान रखना कि टाइम आपको कम से कम समय में और सही जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो सीरीज का है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी चर्चा की कर रखी है। भाई जब कभी भी यूपीएसआई के सीरीज में जो भी मैंने देखा है, बेसिक गैप वाले क्वेश्चंस और या फिर एक आध दो जगह आपको मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर आपके पास दे रखा है 62, 72, 92, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 162 और ये 212। अब गैप अगर आप यहां पर देखो तो 62 से 72 ये +10 का गैप हो रहा है, फिर 72 से 92 ये +20 का गैप हो रहा है। इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं कि 10-10 गैप बढ़ रहा है और या फिर डबल हो रहा है। अच्छा, डबल होगा तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 80 होगा, यहाँ 160 होना चाहिए, जबकि यहाँ गैप जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 50 का। ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है। अब मेरे पास में दो गैप और बनेंगे, एक 92 से और मिसिंग नंबर का, और दूसरा मिसिंग नंबर से लेके 62 का। अगर मैं डबल कर रहा हूं तो ये 10 है, ये 20 होना चाहिए, तो आगे ये 40, ये 80 और ये 160। ये 160 नहीं, ये 85 है। तो दूसरा मैंने आपसे कहा कि भाई 10-10 का बढ़ रहा है, तो अगर ये 10 है, ये 20 है, तो यहां पर ये वैल्यू आपकी 30 अगर हो जाए, ये 40 हो जाए, तो ये 50 हो जाएगा। अब 92 में अगर 30 हम ऐड कर रहे हैं, सो 92 में 30 ऐड करेंगे तो 122 हो गया, और 122 में 40 आप ऐड करोगे, 140 जोड़ोगे, 40 जोड़ोगे तो 162 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 122 जो है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताइए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको टकराएगा। बताइए भाई, इसका जवाब दीजिए। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चंस में हमने ये बात की थी कि भाई जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके होंगे तो पहला पेयर आपके पास दे रखा है, पहले पेयर में आपके पास में दे रखा है 210, 27, 21,027 और 12। तो जैसे ही 21,027 और 12 रिलेटेड हैं, वैसे ही दूसरी तरफ 32,576 और किसका संबंध होना चाहिए। 32,576 और किसका संबंध होना चाहिए। इतना बड़ा नंबर ही हमें हिंट दे देता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में या तो 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब, 12 का मल्टीपल ऐसा यूज हो रहा है। और जबकि 21,087 जो है, 21,027 है, ये 12 का मल्टीपल तो होगा ही नहीं। 12 की टेबल आप कितना भी कर लो, 12 से नंबर कटेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं कटेगा, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, ये हम पढ़ते हैं कि भाई इवन नंबर हमेशा, ठीक है, इवन नंबर के मल्टीपल्स हमेशा इवन नंबर ही होंगे। 12 एक सम संख्या है, 12 का जो कोई भी मल्टीपल होगा वो आपका एक सम संख्या ही होना चाहिए। तो यहां बात नहीं बन रही। मैंने आपसे फाउंडेशन बैचेज में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे हमने। मैंने कहा था जब ऐसी वैल्यू हो तो आप डिजिट्स का यूज करके देखो। ठीक है, यूज ऑफ डिजिट्स। भाई ये 21,027 को 21,027 मत पढ़ो, यहां इसको आप 2 + 1 + 0 + 2 + 7 अगर करो
तो ये 2 1 3 3 और 0 0 3 2 5 और 7 12 हो गया, दूसरी वैल्यू भी 12 है। तो यहां पर पैटर्न में सीधा सीधा लिख सकता हूं कि जो मेरी पहली वैल्यू है सम ऑफ डिजिट्स पहली वैल्यू का, वो दूसरी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है। यही अगर इसमें अप्लाई करें तो यहां पर जो सम ऑफ डिजिट्स आपका बनेगा वो 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6। 3 2 5 5 10 7 17 और 6 कितना हो गया, ये 23 हो गया। 23 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है, तो 23 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताइए भाई इसका आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है निश्चित रूप से। आपको मीनिंग दे रखी है कि ए एट द रेट बी मींस ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए हैज बी मींस ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए डॉलर बी मींस ए इज द सन ऑफ बी, और ए परसेंटेज बी मींस ए इज द डॉटर ऑफ बी। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई पी डॉलर क्यू हैज आर डॉलर एस में यदि एस एक महिला है तो एस का पी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो एस पी का कौन लगेगा? ठीक है, मदर इन लॉ सास, ग्रैंडफादर दादा या दादी, ग्रैंड मदर दादी, और मदर माँ। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन तो मैं पहले ही हटा दे रहा हूं, बी। क्यों? बिना कुछ किए, क्योंकि एस एक महिला है और एस के बारे में पूछा गया है, तो कोई भी आंसर होगा वो फीमेल सेंट्रिक होगा। दादा कब से फीमेल होने लगा? ठीक है, तो दादा तो हट ही जाएगा। अब चलते हैं एक एक स्टेप में किस तरीके से करेंगे। भाई पहला है डॉलर, पी डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब है बेटा, सो पी जो है वो क्यू का बेटा है, पुत्र है। पी बेटा है तो पी मेल हो जाएगा। आगे तरह क्यू हैज आर, हैज का मतलब है पत्नी, सो क्यू जो है वो आर की पत्नी हो जाएगी। अच्छा, क्यू अगर आर की पत्नी हो गई तो सिंपल सी बात है, आर जो है वो क्यू का पति हो जाएगा। पी अगर क्यू का बेटा है तो पी जो है वो क्यू और आर दोनों का ही तो बेटा होगा। इसका मतलब आर जो है वो पी का पिता हो जाएगा। आगे दे रखा आर हैज आर डॉलर एस, डॉलर का मतलब अगेन जो है वो बेटा है, सो आर जो है वो एस का बेटा है। एस महिला है ये दे रखा है, तो एस फीमेल है, इसका मतलब एस जो है वो आर की मां हो जाएगी। आपसे पूछा एस का पी से संबंध क्या है, तो अगर आप पी हो तो एस आपका कौन लगेगा? भाई स्टेप वाइज कर लो। आर कौन था आपका? आर आपका पिता था। एस कौन है? आर की माँ है उसकी। सो आपके पिता की माँ आपकी दादी होंगी, ग्रैंड मदर आएगा, और ग्रैंड मदर का मतलब सी आंसर आ गया। ठीक है, ग्रैंड मदर। आई होप बात क्लियर हो रही है। ये एक क्वेश्चन एकदम ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन फिक्स हैं, एक ऐसा निश्चित रूप से। आई होप यहां पर बात क्लियर हो रही है सभी को। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। ठीक है, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। लैंग्वेज में बस सिस्टमेटिक वैसे करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार करिए इसको। क्या दे रखा है आपका कि टू पर्सन्स ए एंड बी स्टैंड एट द सेम पॉइंट। भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ही पॉइंट पे खड़े हैं। ए वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट, टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। ठीक है, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। बी वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, अब आओ बात करते हैं कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई।
कहा गया है कि ए और बी एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। मैंने कहा दोनों यहां पर हैं, यहां पर खड़े हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, मैं ओ बिंदु ले रहा हूं, यहीं पर ए और बी दोनों खड़े हैं। ठीक है, ए वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट, भाई आप ए हो, आप 6 किलोमीटर इधर जाओगे, 6 किलोमीटर ईस्ट गए तो यहां पर पहुंचे, ये 6 किलोमीटर चले गए आप। टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। आप यहां से अगर राइट टर्न लोगे तो नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ गए, कितना, 4 किलोमीटर। फिर आपसे कहा गया है एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। आप नीचे जा रहे थे, अगर आप लेफ्ट मुड़ोगे तो इस तरफ मुड़ोगे, कितना, 2 किलोमीटर और गए। ठीक है, फिर वो बी के बारे में बात कर रहा है। अब दोनों खड़े थे यहां पर, अगली बात बी के बारे में है, और क्या है कि बी वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। बी जो है वो 3 किलोमीटर वेस्ट गया, भाई 3 किलोमीटर वेस्ट गया ये। ठीक है, टर्न राइट्स एंड वॉक 2 किलोमीटर, दाहिने मुड़ता है। अब आप अगर इधर जा रहे हो, दाहिने मुड़ोगे, ऊपर की तरफ मुड़ोगे, 2 किलोमीटर। ठीक है, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 11 किलोमीटर, भाई वो राइट मुड़ता है, और अगर वो इस तरफ मुड़ेगा, कितना, 11 किलोमीटर। 11 का मतलब 3 तो ये हो गया, टोटल 11 है। ठीक है, अब हिस्सों में हम इसलिए लिख रहे हैं कि जैसे जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यहां से लेके यहां तक 6 होगा, और आगे 2 और जाना है तो ये 2 और हो गया। ठीक है, ये टोटल वैल्यू जो मेरी है ये 11 किलोमीटर है, 3 हिस्सों में, इसके पैरेलली मैंने लिख दिया कि दिक्कत ना हो। आपसे हाउ फॉर ए इज फ्रॉम बी, तो इस वक्त जो बी है वो इस पॉइंट पर है, जो ए है वो इस पॉइंट पर है। अब ये ध्यान रहे, अगर इस लाइन को मैं मिला दूं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। भाई ये कितना है, ये 4 है, ये 2 था तो ये भी तो 2 ही है, तो 4 और 2 कितना हो गया, ये दूरी 6 किलोमीटर। इसका मतलब इस वक्त ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। आई होप यहां पर बात क्लियर हो रही है। ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताइए। मूव करें आगे अगले क्वेश्चन पे, चलिए। ठीक है, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को बार बार। 2 क्वेश्चन यहां से फिक्स है। बताओ भाई, इसका फटाफट आप लोग आंसर बताओ, इसका तो उत्तर निकल के आना चाहिए। क्या कहा है इसमें, भाई P इज इक्वल टू 24, Q इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू 18, S इज इक्वल टू 9। तो P इंटू क्यू, मैं वैल्यू डाल रहा हूं, P इंटू क्यू, P की वैल्यू 24 है, 24, Q की वैल्यू 12 है तो 24 गुणे 12, प्लस R की वैल्यू आपकी 18 है, 18 डिवाइडेड बाई S 9 है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जब बोर्ड मास लगेगा तो सबसे पहले ये होगा। मैं साथ साथ के एग्जाम में बैठा हूं तो मैं इसको भी कर ले रहा हूं, क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लस से पहले मल्टीप्लाई होगा। सो 18/9 हो गया आपका 2, और 24 गुणे 12, 24 गुणे 12 हो गया आपका, 24 का 10 गुना 240, 2 गुना 48, 288। सो 288 प्लस 2, ये आपका हो गया 290। इसका मतलब ये है कि भाई इसका वैल्यू हमारा 290 आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों से हो गया होगा ये। ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए।
because A stands in the 13th position from the front of the cube. So A की पोजीशन जो है वो किसी कतार में 13th है, कहां से? फ्रंट से, टॉप से, तो मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आगे क्या कह रहा है? 13th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द, एंड देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी। भाई ए और बी के बीच में, ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में दो लोग हैं। आगे आपसे कह रहा है बी स्टैंड्स आफ्टर ए, बी जो है वो ए के बाद में है। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको मैं लाइन से बनाऊं, ये लाइन है मेरी, अगर ए जो है वो ऊपर से 13वें स्थान पर खड़ा है, बी जो है वो ए के बाद में है, बी स्टैंड्स आफ्टर ए, इसका मतलब बी कहीं यहां होगा। इन दोनों के बीच में अगर एक दो लोग बैठे हैं, तो जब 13 से आगे आएंगे तो ये 14 कहीं होगा, ये 15 कहीं होगा, बी की पोजीशन ऊपर से 16वीं हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं भाई, यहां इन दोनों से मैंने ये निकाल लिया कि बी की पोजीशन ऊपर से 16वीं है। आगे कह रहा है if the first 8% are removed from the queue, then what is the position of B from the front of the queue? भाई पहले कितनी थी? 16। बी की पोजीशन जो है फ्रंट से वो 16 थी। अब आपकी पोजीशन 16 है, ठीक है, 8 लोग आगे से लाइन से हट गए। अगर 8 लोग लाइन से हट गए तो सिंपल सी बात है, आपकी पोजीशन बची कितनी? भाई आगे से 8वीं बची। यही तो पूछा गया है, आराम से बी का स्थान क्या होगा? 8वां हो गया। कई बार कहीं आप लाइन में लगे हो किसी काम से, बैंक में, या फिर कई बार जो लोग लंबी दूरी सफर करते हैं ट्रेन का टिकट कराने के लिए, तो हम लोग ये गिनते रहते हैं यार कितने लोग अपने आगे से। अच्छा 10 लोग हैं, 2 लोग कम हो गए 8 बचे, 3 लोग कम हो गए 7 बचे, 2 लोग और कम हो गए तो 5 बचे। तो जो टोटल थे, जितने लोग निकलते रहते हैं उतने हम घटाते रहते हैं। तो अगर मैं बी था और मैं 16वें स्थान पर था और अचानक से 8 लोग निकल गए, तो 8 लोग निकल गए, इसका मतलब अब मेरा स्थान जो है वो आगे से 8वां रहेगा। यही आपका यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा कोडिंग डिकोडिंग का, चाइनीज कोडिंग का। ठीक है, अगेन फाउंडेशन बैच में हमने आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कोडिंग डिस्कस की है। तो यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल रहती है। एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एक आपका अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाला आएगा, एक आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कहा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लर्न लाइफ लेसन इज रिटन एज लो माकू। लर्न लाइफ लेसन, सो लर्न लाइफ, थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। ठीक है, लर्न लाइफ लेसन, इसका कोड लिख रखा है लो मा कू। अब आप देखो 3 वर्ड है यहाँ, एक लर्न, एक लाइफ, एक लेसन। इधर 3 कोड हैं, तो एक का कोड लो है, एक का मा है और एक का कू है। किसका क्या है वो आगे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस रखा है लेसन्स आर गुड। ठीक है, लेसन्स आर गुड, यहाँ भी ऐसे लेसन्स आर गुड।
इसका कोड दे रखा है लेसन्स आर गुड का पी आर एच और मा। अब यहीं से आप ये देख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन क्या है। भाई इन दोनों में जो कॉमन है वो लेसन्स कॉमन है, और इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, माँ। तो मैं यहीं से कह सकता हूं कि लेसन्स का कोड जो है वो माँ है। आगे हमसे पूछा क्या गया है कि लर्न का कोड क्या है। लर्न कहां पर है, यहाँ है। एक तरीका तो होता है लर्न का कोड डायरेक्ट आ जाए, जैसे लेसन का आ गया। दूसरा ये है कि लर्न का डायरेक्ट ना आए बट लाइफ और लेसन का कोड आ जाए। तो जब लाइफ और लेसन का कोड आ जाएगा तो जो बचेगा वो लर्न का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसके लिए आगे हम और चल रहे हैं। अगला दे रखा है लीड गुड लाइफ। लीड गुड लाइफ, और इसका कोड दे रखा है हमें लो जा पी। लो जा पी। अब पहले और तीसरे को कंपेयर करो फिर से, कि पहले में भी लाइफ है और तीसरे में भी लाइफ है। कोड कौन सा कॉमन है, लो यहां भी है, लो यहां भी है। इसका मतलब लाइफ का कोड जो है वो लो हो गया, लेसन्स का कोड जो है वो मा हो गया, जो बचा वो लर्न का कोड हो गया। बचा क्या, को बचा के यू। तो के यू जो है वो आपका लर्न का कोड हो गया, ऑप्शन है। ठीक है, यहां से आप ये भी कर सकते थे, अगर मान लो लीड और गुड का आर का पूछा गया होता तो यहां इन दोनों में गुड कॉमन है। कौन सा कोड कॉमन है, पी आई पाई जो है कोड कॉमन है। तो गुड का कोड पाई हो जाता, आर का कोड आर इधर बच रहा है, कोड आर एच बच रहा है, आर का कोड आर एच हो जाता। इसमें आओगे इधर लीड बच रहा है, उधर जे ए जा बच रहा है, तो लीड का कोड जा हो जाता। तो यहाँ पर कुछ भी अगर हमसे पूछा गया होता तो उसको हम आसानी से निकाल सकते थे। हमसे लर्न का पूछा गया था, तो लर्न का कोड हमारा कू आ गया, के यू आ गया। तरीका सिंपल सा है कि डायरेक्ट मिल जाए, जैसे लेसन का मिल गया था। और अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो उस वर्ड का जिसका कोड हमें बताना है, आप देखो उस सेंटेंस में और कितने वर्ड हैं। तो लर्न जो था वो पहले में था, यहाँ पर 3 वर्ड हैं, लाइफ और लेसन। तो या तो डायरेक्ट लर्न का मिल जाए, और नहीं मिल रहा है तो लाइफ और लेसन का निकाल लो। लाइफ और लेसन का जब निकल आएगा तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली लर्न का कोड हो जाएगा। आई होप यहाँ पर बात क्लियर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बताइए भाई। ठीक है, सिंपल सा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अल्फाबेट का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या पूछा गया है यहाँ पर, देखिए क्या कर रहा है। सपोज द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड सुपर नेचुरल change places, also the third and fourth, the fifth and sixth, and so on. In the new word thus formed, which letter would be the sixth from left? अच्छा, अब देखो सुपर नेचुरल है। आपसे क्या कह रहा है कि पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये यू और एस हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ चेंज हो रहे हैं, सो ई और पी हो जाएगा। आर और एन इंटरचेंज हो रहे हैं, सो एन और आर हो जाएगा। फिर ए और टी अगर इंटरचेंज होंगे तो टी और ए हो गया। यू आर इंटरचेंज होंगे तो आर और यू हो गया, और ए एल होंगे तो एल और ए हो गया। वैसे हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी। हमसे पूछा क्या गया है कि सिक्स्थ लेफ्ट से, तो जैसे लेफ्ट से छठे पे पहुंच गए थे वहीं रुक जाना था। तो ये पहले दो हो गए, ये दूसरे दो, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्या आ गया, आर आ गया। सो आर पे हमें रुक जाना चाहिए था, आगे हमें जरूरत नहीं थी।
ठीक है, बट मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई क्वेश्चन का मतलब क्या है। कई बार इसी में ये कहता है कि पहले और आखिरी को चेंज किया गया, दूसरा और आखिरी से दूसरे को चेंज किया गया, तीसरा और आखिरी से तीसरे को चेंज किया गया, ऐसे ही। ठीक है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर कंडीशन दी हुई है। तो जस्ट कंडीशन फॉलो करनी है, हड़बड़ाना नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, जो कुछ भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल सिंपल सा एनालॉजी। ठीक, पिग पिगलेट लायन क्या होगा? अब पिग और पिगलेट में क्या रिलेशन होता है? भाई पिग जो है वो सुअर है, जब बड़ा हो गया तो सुअर कहलाया। पिग जब बच्चा रहता है तो उसको हम पिगलेट कहते हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, लेकिन जब बच्चा रहता है तो हम कहते हैं पिल्ला है। ठीक है, इंग्लिश में पपी बोलते हैं। ऐसे ही पिग और पिगलेट, तो ये एडल्ट है, ये वाला ये एडल्ट है, और ये यंग वन या बच्चा कह लो आप। अब लायन है तो ये एडल्ट हो गया। भाई लायन के बच्चे को या यंग वंस को क्या कहते हैं? सो लायन के बच्चे को कब कहते हैं, शेर का बच्चा कब। कब आपका डी ऑप्शन दे रखा है। आई होप बात क्लियर हो रही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, हाँ ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या कहा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली चिल्ड्रन हु आर स्टूडियस एंड नॉटी। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? बच्चे हो यानी कि ट्रायंगल चाहिए, स्टूडियस हो स्क्वायर भी चाहिए, नॉटी हो ठीक है रेक्टेंगल भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? स्मार्ट नहीं चाहिए। अब उसने लिखा नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि ओनली चिल्ड्रन हु आर स्टूडियस एंड नॉटी, जो पढ़ाकू हो और शरारती हो। ठीक है, स्मार्ट का उसने ओनली लगा दिया, इसका मतलब स्मार्ट हमें नहीं चाहिए। स्मार्ट कहाँ है? सर्कल। तो सर्कल से हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, सर्कल हट गया। भाई ये मैंने हटा दिया। अब ये हटा दिया, अब आपको इन तीनों से चाहिए तो ऐसी वैल्यू जो कि इन तीनों फिगर्स में आ रही हो, मतलब ट्रायंगल का भी हिस्सा हो, रेक्टेंगल का भी हिस्सा हो और स्क्वायर का भी हिस्सा हो। जैसे मान लो मैं ये 11 ले लूं, 11 जो है वो ट्रायंगल का तो हिस्सा है, लेकिन ना तो स्क्वायर का हिस्सा है ना रेक्टेंगल का हिस्सा है, तो 11 नहीं होगा। ठीक है, मैं इस 7 की अगर बात करूं तो 7 इस ट्रायंगल का हिस्सा है, इस स्क्वायर का हिस्सा है, बट रेक्टेंगल का हिस्सा नहीं है, तो 7 भी नहीं होगा। ये दो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि दो जो है वो ट्रायंगल में भी है, या स्क्वायर का भी है और रेक्टेंगल का भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप बात क्लियर है यहां पर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताइए भाई, ये भी आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑल पर्सन इन अ रो आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, भाई एक रो है, एक पंक्ति है जिसमें सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। जनरली अगर नहीं भी दिया होता तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब पंक्ति कहीं कुछ ऐसी है, ऑल पर्सन और फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आगे फर्दर कहा गया है ए इज नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज एट द एक्सट्रीम राइट। इसका मतलब बी यहां पर बैठा है, बी यहां पर बैठा एक्सट्रीम राइट पर। ए जो है वो इसके बाएं 9वें स्थान पर है, तो इसके बाएं 9वें स्थान पर है, तो इसका मतलब यहां से काउंट करेंगे। अब बी को काउंट नहीं करेंगे तो बी पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ये ध्यान रहे जब ए की पोजीशन देख रहे हैं बी के बाएं 9वीं है,
तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी 9वें के लिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9वां, यहां पर ए आएगा। इसका मतलब ए जो है वो दाएं सिरे से 10वें स्थान पर आ गया। ठीक है, दाएं सिरे से 10वें स्थान पर। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग दाएं सिरे से 9वां लिख देते हैं, वही गड़बड़ कर देते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है, क्यों दाएं सिरे से 9वां नहीं होगा, 10वां होगा। आगे आप देखो, ठीक है, ए हैज 3 पर्सन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, ए के बाएं 3 लोग और हैं। अगर ए यहां पर है, इसके बाएं 3 लोग और हैं, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो 11वां पे कोई बैठा होगा, 12वें पे कोई बैठा होगा, 13वें पे कोई बैठा होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो? टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो कितने हो गए? 13 हो गए। 13 आंसर हो गया। पहला ही आंसर 12 है। कोई भी अगर ए को दाएं से 9वां ले लेगा, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो 12 आएगा। आई होप आपको बात क्लियर है। क्यों दाएं से 9वां नहीं है? वो बी के बाएं 9वां है। बी दाएं छोर पर बैठा है। जब कोई कहते हो कि यार आप मेरे से दूसरे स्थान पर हो, ठीक है, मेरे दूसरे स्थान पर, तो आपकी गिनती नहीं हो रही है, पहला और फिर दूसरा, ये गिनती हो रही है। तो ध्यान रखना इस चीज का। लैंग्वेज में लोगों को फंसाता है और लोग गड़बड़ करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। ठीक है भाई, ये आपका जो है वो कंप्लीट करना है। तो आई होप, मैंने आपसे कहा कि सिंपल सी बात है, जब कभी भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन होगा, आप बड़े बेसिक से आप यहां से स्टार्ट कर दो कि भाई अगर ये लाइन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। ये लाइन यहां नहीं है, ठीक है, यहां भी नहीं है, तो ये दो तो ऐसे ही हट गए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए हो गया, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी। यहां लाइन है, बस इसको रोटेट करना पड़ेगा। जबकि डी बिल्कुल सीधा सीधा है, इसको यहां पर उठा के हम फिक्स कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा? 1 सेकंड का जवाब है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। क्या कहा गया है आपसे? भाई आपसे इसमें यह कहा गया है कि 4 हैं, 4 में से एक जो अलग है, ठीक है, वो आपको बताना है। भाई ये कह रहा है वाटरमेलन, तरबूज, लोटस, सनफ्लावर और लिली। लिली, सनफ्लावर और लोटस, ये तीनों ही क्या हैं? फ्लावर्स हैं, फूल हैं आपके। और वाटरमेलन क्या है? आपका फ्रूट्स है, फ्रूट है, फल है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो आपके फ्लावर हैं। अलग क्या है? ये आपका वाटरमेलन अलग है, क्योंकि ये आपका फल दे रखा है, फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। बताइए भाई इसका आंसर। यहां पर बात ये कर रहा है, if all the vowels are removed in the English alphabet, which letter will be fifth to the right of the seventh letter from the left? अगर वॉवेल खत्म कर दिए जाएंगे तो होगा क्या? ठीक है भाई, कितने हटेंगे वॉवेल आपके हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हट जाएंगे। अच्छा ये हटे, आपसे कहा क्या है कि भाई which will be the fifth to the right of the seventh letter from the left? मान लो मैंने वॉवेल की ये, सॉरी, अल्फाबेट्स की मैंने ये सीरीज लिखी है। हमसे कह रहा है बाएं से सातवां। अच्छा बाएं से सातवां कहीं यहां होगा? ये बाएं से सातवां हो गया। वो कह रहा है इसके दाएं पांचवां। इसके दाएं पांचवां का मतलब 5 और आगे बढ़ जाऊं, 5 आगे बढ़ जाऊं तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो जाएगा। 12 हुआ तो अब सिंपल सी बात यह है कि 12 तक, नॉर्मली 12 पे क्या होता है भाई? 12 पे एल होता है। बट ये कह रहा है वॉवेल हटा दो।
अब 12 पर कितने वॉवेल हो जाएंगे 12 तक? तो ये 1 पे है, ये 5 पे है, ये 9 पे है, ये 15 और ये 21। अच्छा 12 तक 3 वॉवेल हट गए। सो 3 वॉवेल अगर हट गए तो इसका मतलब ये है ये 12वां लेटर जो है वो 3 स्थान शिफ्ट होगा। नॉर्मल सिनारियो में 12वां जो है वो एल है, लेकिन ए हटा, तो अगर ए हटा तो एक की गिनती कम होगी, यहां एल के बजाय एम हो जाएगा। ठीक है, ए हट गया। अब मैंने ई हटा दिया तो एम के बजाय एन हो जाएगा। आई हट गया, अब आई हटेगा अगर, सो एन के बजाय ओ आना चाहिए, बट ओ भी वॉवेल है तो ओ भी नहीं लिखना है, तो आएगा क्या? पी आएगा। ठीक है, एम एन पी, पी हमारा आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप पूरी वैल्यू लिख लो। भाई ए लिखना नहीं है, सॉरी, बी सी डी ई लिखा नहीं जाएगा, एफ जी एच आई लिखा नहीं जाएगा, जे के एल एम एन पी क्यू, ऐसा करके मुझे बाएं से सातवां, अब बाएं से सातवां अगर मैं जा रहा हूं तो देखो पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये हो गया। ठीक है, इसके दाहिने पांचवा और जाना है। सो दाहिने पांचवा और जाना है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा दाहिने? पी आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बट गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपका 5 सेकंड बच जाए, यहाँ 5 सेकंड ज्यादा लग जाएगा। कोई बात नहीं, 5 सेकंड ज्यादा लगने के बावजूद भी यहाँ 35-40 सेकंड में क्वेश्चन ये होना चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताओ भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अ मैन वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टेक्स अ, तो मैं एक डायरेक्शन चार्ट बना ले रहा हूँ भाई। वो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, इस ओ बिंदु से स्टार्ट करता है, 9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वो पश्चिम की तरफ 9 किलोमीटर जाता है। अगर 9 किलोमीटर आप पश्चिम की तरफ गए, ये 9 किलोमीटर आप पश्चिम की तरफ गए, फिर आपसे कह रहा है टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। भाई यहां आप जा रहे हो, अगर दाएं मुड़ोगे, राइट टर्न लोगे तो ऊपर की तरफ मुड़ोगे। अब राइट टर्न लिया तो ऊपर की तरफ मुड़ गए, कितना गए? 12 किलोमीटर। सो 12 किलोमीटर चले गए। फिर आपसे कहा ही देन वॉक 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीच्ड द डेस्टिनेशन। ही देन वॉक 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीच द डेस्टिनेशन। भाई वो कहता है कि यहां से वो कर क्या रहा है कि 7 किलोमीटर, वो ये ए पॉइंट है, ये 7 किलोमीटर किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ठीक है, 7 किलोमीटर, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ये कहीं बी उसका डेस्टिनेशन है। तो पूछ रहा है कि ओरिजिन से या अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। इसका मतलब ये दूरी आपको बतानी है ओ बी। ओ बी बताने के लिए हमें चाहिए क्या? अगर मुझे ओ ए मिल जाए, या मैं इस तरीके से इसको लिख दूं कि भाई ओ बी अगर मुझे बताना है तो मैं कहूं ओ ए से माइनस ए बी कर दो तो वैल्यू मिल जाए। अब बात यह है कि भाई ए बी तो पता है कि ए बी 7 है, ओ ए कैसे आएगा? तो देखो, ये मैं कह रहा हूं ये ट्रायंगल सी, मान लो ये पॉइंट सी है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है।
अगर मैं AO की वैल्यू निकालूं तो AO हमारा कर्ण बनेगा। AO बराबर ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC आपका 12 है और OC आपका 9 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 आपका 144 और 9 का स्क्वायर आपका 81। 144 और 81 जो है वो आपका हो गया 225। AO बराबर अंडर रूट 225। ठीक है, 225 हो गया। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। सो AO की वैल्यू आ गई 15। अब AO की वैल्यू अगर आपकी 15 आ चुकी है तो आप मुझे एक चीज ये बताओ, यहाँ अगर OB चाहिए तो मैं 15 अगर पुट कर दूं, सो OB बराबर 15 माइनस 7, ये 8 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब ये दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मतलब बी बिंदु से जहां वो पहुंचा हुआ है वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अभी भी 8 किलोमीटर है। इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पाइथागोरम पाइथागोरस थ्योरम का एक बहुत पेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहां आपको पाइथागोरस लगाना है बट पूरी दूरी निकाल के घटा के आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। आई होप बात क्लियर हो रही है, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। देखो अब ये जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी को उसने फिर से पूछा है। बट अभी वो क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लर्न लाइफ लेसन इज लो माकू, लेसन्स आर गुड PRH मा, लीड गुड लाइफ इज रिटर्न लो जा पी, व्हाट डज द कोड जा स्टैंड्स फॉर। यहां पूछा जा का कोड किसके लिए लिखा गया है, जा जो है वो किसके लिए लिखा गया है। अब मैं इसको दोबारा नहीं करने जा रहा हूं, मैं बैक टू अपने उसी क्वेश्चन पे जा रहा हूं, हमने सबका निकाला था वहां पर। ठीक है, ये देखो यहां से आ गया था लाइफ का कोड लो, जा कहां पर है, केवल यहां पर। सो लाइफ का कोड जो है वो हमारा लो आ गया था। गुड का कोड जो है वो पाई आ गया था। अब गुड का कोड अगर पाई आ गया था तो इधर बचा क्या, इधर बच रहा है लीड और इधर बच रहा है जा। इसका मतलब है कि जा जो है वो किसका कोड होगा, लीड का कोड होगा। और यही तो पूछा गया है यहाँ पर, जा जो है वो किसका कोड होगा। ठीक है, जा किसका कोड होगा, तो जा जो है वो लीड का कोड होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जिसको दिक्कत है पीछे वाला क्वेश्चन देख लेना, वहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज का, नंबर सीरीज का, बताइए इसका आंसर बताइए। लगाइए दिमाग लगाइए, मैंने आप लोगों से कहा है कि या तो गैप और या मल्टीप्लीकेशन। चलो मैं और भी हिंट दे रहा हूं कि डायरेक्ट गैप शायद ना लगे, मल्टीप्लीकेशन लगा के देखो। क्या दे रखा है भाई, 5, 6 और 11। गैप लिखूंगा तो यार पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर एकाएक 11 से 23 बढ़ने लगा तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा।
5 से 6 बनाना है। अब ये यूपीएसआई का बड़ा पेट क्वेश्चन है, इस तरीके का वैल्यू वो बदल देता है बस, पैटर्न बड़ा पेट है कि अगर मैं 5 को 1 से गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो ये 6 मिल जाएगा। अच्छा, अगली बार आप देखो कि 6 को मैं 2 से गुणा करूं और 1 घटा दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। 6 का 2 गुना 12, 1 घटाया कम किया तो 11 हो गया। अगली बार मैं 11 को 3 से गुणा करूं और इस बार 1 जोड़ दूं तो 11 का 3 गुना 33, 1 जोड़ा तो 34 हो गया। अगली बार मैं 34 को 4 से गुणा करूं, इस बार 1 माइनस कर दूं तो 34 का 4 गुना जो है वो आपका हुआ 136 और 1 माइनस कम किया तो 135। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है कि हाँ हो क्या रहा है। भाई पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, ये तो हो ही रहा है। बट वो कर क्या रहा है, साथ साथ में कुछ जोड़ और घटा रहा है। अल्टरनेट पे वो +1 -1 +1 -1 कर रहा है। अब अगली बारी ये तो बात क्लियर है कि भाई 5 से गुणा होगा तो ये आपका 135 गुणे 5 होगा। इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। बट अब ध्यान रहे हैं कि इससे पहले -1 हुआ तो बारी किसकी है, +1 की। 135 का 5 गुना जब आप करोगे तो 5 पचे 25 और 13 पचे 65 और 65 और 2 67, 675। एक जोड़ देंगे, ये हो गया 675, 676। 676 हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, ये पैटर्न एकदम पेट दिमाग में बैठा लो। यहां से एक ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। बट अल्टरनेट पे +1 और -1 हो सकता है सब में -1 हो सकता है सब में +1 हो, या हो सकता है यहाँ +1 फिर +2 ये +3 +4 +5, या -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। ठीक है, सीक्वेंस वाला आ गया, अरेंजमेंट वाला आ गया, बताइए भाई इसका आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या कह रहा है, इफ इन द नंबर सीक्वेंस 57832 114562 ऑल द ऑड नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1। सो ऑड नंबर है, जहां जहां ऑड वैल्यू है उसको +1 कर देना है। एंड ऑल द इवन नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, इवन को भी एक एक बढ़ा देना है, +1 कर दिया। देन द न्यू नंबर सीक्वेंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो पहले तो इसको हम एक एक बढ़ा देते हैं। भाई सबको एक एक बढ़ाना है तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 4, ये 3। अब उसने कहा है कि सीक्वेंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा, जो सबसे छोटे से बड़ा लिखना है तो 2 बार 2, 2 बार 2 हो गया, अरेंज किया। ठीक है, फिर 3 मिलेगा, 3 कितनी बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 2 बार 3 हो गया। फिर 4, 2 बार 4 भी है, 5 जो है वो एक ही बार है, तो 2 बार 4 हो गया, एक बार 5 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 2, 2 बार 6 हो गया, एक बार 7 है, एक बार 8 है, एक बार 9 है, तो 2 बार 6, एक बार 7, एक बार 8, एक बार 9। क्या पूछा गया है, Which will be the fifth digit from the right? राइट से पांचवी डिजिट कौन सी होगी। राइट से पहली क्या है, 9 है, दूसरी क्या है 8, तीसरी 7, चौथी 6, पांचवी भी 6 है, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बात क्लियर है यहां तक। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा ब्लड रिलेशन है, बताइए भाई इसका आंसर।
क्या कहा गया है यहां पर कि E इज द डॉटर ऑफ D हुज वाइफ इज C। E जो है वो D की बेटी है जिसकी पत्नी जो है वो C है। तो E जो है, ठीक है, वो D की बेटी हो गई। बेटी है किसकी? D की। E बेटी है इसलिए E फीमेल हो जाएगी। मैं माइनस लगा रहा हूं, माइनस मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा फीमेल को, प्लस कहीं लगाऊंगा तो प्लस रिप्रेजेंट करेगा मेल को। अब आपसे फर्दर कहा गया है हुज वाइफ इज सी, इसका मतलब डी की जो पत्नी है वो सी है। डी की पत्नी सी है तो डी फीमेल हो जाएगी। अगर सी पत्नी है तो डी वाइफ, डी हस्बैंड हो जाएगा। डी और सी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। फर्दर ई अगर डी की बेटी है तो ई सी की भी बेटी होगी। रिवर्स रिलेशन करोगे तो डी जो है वो ई का पिता हो जाएगा और सी जो है वो ई की मां हो जाएगी। आगे आप देखो क्या कहा गया है। सी हु इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है, सो सी जो है वो ए की बेटी है। ये बेटी है किसकी? ए की। तो सी हु इज द डॉटर ऑफ ए हुज हस्बैंड इज बी, इसका मतलब ए का पति जो है वो बी है। अब ए का पति अगर बी है तो ये मेल होगा, ये पत्नी हो जाएगी, ए फीमेल हो जाएगी। ठीक है। अब आपसे फर्दर देखो कि सी जो है वो ए की बेटी है तो बी की भी बेटी होगी, और ए और बी जो है वो सी के माता पिता होंगे। आपसे कहा गया है कि डी का बी से क्या संबंध है। सो डी का बी से क्या संबंध है, डी के बारे में बताना है आपको किससे? बी से। मैंने आपसे कहा था सिंपल सी बात है कि भाई सी कौन था? बी की बेटी थी, और बेटी का पति, बेटी का पति क्या हो गया? दामाद हो गया, सन इन लॉ हो गया। और मैंने आपसे यह भी बताया था अगर यहाँ थोड़ी सी और भी दिक्कत है तो जिससे आपको रिलेशन बताना है उसकी जगह पर आप अपने आप को पुट करो। तो बी से बताना है बी की जगह अपने आप को, और डी तक जाना है तो इंटरमीडिएट क्या है भाई? बी की पत्नी ए है, ए की बेटी जो है वो सी है। तो पत्नी की बेटी का मतलब है ये इसकी भी तो बेटी हो गई, और बेटी का पति, बेटी का पति जो हो गया वो आपका सन इन लॉ, दामाद हो गया। आई होप यहां तक बात क्लियर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, सिंबल वाला, इसका जवाब आप लोग बताओ। क्या कहा गया है यहां पर कि भाई a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, तो प्लस का मतलब है भाई। फर्दर आपसे कहा गया है a माइनस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, माइनस का मतलब है सिस्टर, स्टार का मतलब है a इज द मदर ऑफ b, और स्लैश का मतलब है फादर। हमसे पूछा गया है कि अगर p स्लैश q प्लस r माइनस s है तो हाउ p इज रिलेटेड टू s, p का s से क्या संबंध है? एक एक स्टेप आते हैं, पहले p स्लैश q। स्लैश क्या है? पिता, सो p जो है वो q का पिता हो जाएगा। अब p अगर पिता है तो p मेल हो गया। आगे आपके पास है प्लस, सो q प्लस r, प्लस का मतलब है भाई, सो q जो है वो r का भाई हो गया। अब अगर ये r का भाई हो गया तो ये मेल हो जाएगा। अब r और p की अगर बात करो, सो p जो है वो r का भी तो पिता होगा, क्योंकि अगर भाई का पिता है, r की जगह आप हो, आपके भाई का पिता आपका भी पिता होगा। आप जो है उसके बेटा या बेटी होंगे डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर। जैसे क्यू तो जेंडर पता चल गया तो क्यू बेटा होगा, आर का जेंडर अभी नहीं पता है। आगे कह रहा है आर माइनस एस, माइनस का मतलब है सिस्टर,
सो आर माइनस एस, आर जो है वो बहन है एस की, ठीक है। सो आर फीमेल हो गई। एस का जेंडर अभी भी नहीं पता है, हमें बताना क्या है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है ये बताना है। अब सिंपल सी बात ये है यार, देखो अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ये दो तो पहले ही हट जाएंगे, डॉटर एंड मदर। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि पी मेल आ गया। जैसे ही पी मेल आया था, वैसे ये है कि यार पी के बारे में बताना है तो जो भी आंसर होगा वो एक मेल सेंट्रिक, मेल रिलेशन वाला आंसर होगा। मेरे दो ऑप्शन ए और सी, वो एक डॉटर कह रहा है एक मदर कह रहा है, तो दोनों फीमेल बेस हैं। सो फीमेल तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, दो तो ऐसे ही हट गए। रही बात अगर जनरेशन यूज कर लो कि एस की जगह आप हो, पी आपसे पीढ़ी में ऊपर है या नीचे है? पीढ़ी में ऊपर है, अगर आपने सिस्टमेटिक वे से बनाया है डायग्राम तो। अब ऑप्शन बचा पिता और पुत्र, पीढ़ी में ऊपर होता कौन है? पिता होता है, तो पिता आंसर आ गया, फादर आंसर आ गया। आई होप बात क्लियर है। अगर स्टेप बाय स्टेप मूव करना है तो एस की जगह अपने आप को पुट करो। आर आपकी बहन है, क्यों आपकी बहन का भाई, अगर कोई आपकी बहन का भाई है तो वो आपका भी भाई हो गया। पी जो है वो आपके भाई का पिता, अगर कोई आपके भाई का पिता है तो वो आपका भी पिता हो गया, फादर हो गया। आई होप बात क्लियर है यहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। भाई कितने स्क्वायर हैं इसमें ये बताओ। देखो मैंने आपसे बार बार कहा था कि जब कभी भी या तो डायरेक्ट कुछ बेस आ जाए, बेसिक फिगर आ जाए, नहीं तो अगर गिनना पड़े तो आप छोटे से बड़े की तरफ। तो अगर मैं कहूँ सबसे छोटे वाले जो आपके स्क्वायर हैं वो कितने हैं, तो आप कहोगे कि भाई एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ जो हैं ये सबसे छोटे वाले हैं। अच्छा फिर इससे बड़े वाले, इससे बड़े वाले ये चारों जो मिलके बन रहे हैं, चारों मिलके बन रहे हैं ये वाला अंदर एक, ये दो, और एक यहां भी। ध्यान रहे ये स्क्वायर नहीं है जो ये हिस्से हैं, ये रेक्टेंगल है, बट पूरा जो है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो उससे बड़े वाले तीन। फिर आ जाओ कि यार उससे बड़े, तो उससे बड़े में अगर आप आ रहे हो तो फिर ये पूरा यहां से लेके और यहां तक, एक ये हो गया, ऐसे एक ये हो गया, दो, ये तीन, ये चार, ये यहां से पांच, ये छह और ये सात, ये सात हो गए। फिर बात आती है लार्जेस्ट, ज्यादातर लोग यहां गड़बड़ करते हैं, ये छोड़ते हैं। लार्जेस्ट, जब सबसे बड़े वाले की बात होगी तो यहां से लेके यहां तक, एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ग्रीन से मैं कर रहा हूं, दूसरा आपका यहां से लेके यहां तक हो गया। तो एक आपका पिंक वाला, एक ग्रीन वाला, दो सबसे बड़े वाले। टोटल आप करोगे सो 8 3 11 7 18 2 20, 20 आपका आंसर आ गया। यही है, बड़ा आसान सा फिगर है। इसमें इसमें मैक्सिमम लोग जो मिस करते हैं वो दो मिस करते हैं, सबसे लार्ज वाला। और अगर दो जैसे ही मिस करोगे, एक ऑप्शन आपके सामने बैठा है 18, तुरंत 18 आएगा और 18 आप लगाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार इस तरीके से क्वेश्चंस में जल्दबाजी में या किसी भी तरीके से कोई गलती मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बताइए भाई इसका आंसर बताइए, ठीक है, कि ऑड बताना है, अलग क्या है इसमें, ठीक है, अलग क्या है बताइए। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लो। भाई वाई है कितने पे 25, क्यू कितने पे 17, के कितना है आपका 11, और एम कितना है 13, जे जो है वो 10, और पी कितना है आपका 16, आर जो है वो 18, और वी जो है वो 22।
जरा इनको जोड़ो, 18 और 22, ये 40 हो गया। नीचे जो है वो 2 कम करके लिखा है, इनको फिर से जोड़ो, 10 और 16, ये 26 हो गया। नीचे जो है वो 2 कम करके लिखा है, 11 और 13, ये 24 हो गया। नीचे जो है वो आपका 2 कम करके लिखा है, 25 और 17, 42, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, तो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है उसमें तो सिंपल सा है कि आपका ये है कि भाई जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उनकी ऑर्डर को जोड़ के 2 कम करके जो भी नंबर मिल रहा है वो लिख दिया, जबकि पहले में ऑर्डर का सम ही लिख दिया है सीधे का सीधा। तो ये 3 एक तरीके से आपके समान हो गए और ये अलग हो गया पहला वाला। ध्यान रहे, पहला ऑप्शन नहीं है, ये पहली नंबरिंग है। पहला ऑप्शन कहाँ है? पहला ऑप्शन सी में है, तो आंसर सी होगा। ये ह्यूमन एरर है, जल्दबाजी में लोग पहला लगाते हैं और पहले का समझ लेते हैं कि यार ये पहला ऑप्शन है। नहीं, ये पहला ऑप्शन नहीं है, पहला नंबर है। और पहला नंबर किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो एक ह्यूमन एरर होती है जिसको अवॉइड करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल। ठीक, बताओ भाई, अभी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन नंबर सीरीज का, अभी तुरंत किया है, इसका फटाफट आप लोग जवाब बताइए। क्या दे रखा है यहाँ पर? 7, 5, 8, 22 और 86 मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है। आप देखो, 7 से 5, तो 7 गुणे 1 माइनस 2, ये 5 मिल गया। 5 में 2 का गुणा कर दो, 10, 2 घटा दो, 8 मिल गया। 8 में 3 का गुणा कर दो, ठीक है, 24 हो गया, 2 फिर से घटा दो, 22 हो गया। 22 को 4 से गुणा कर दो, 2 घटा दो, 22 का 4 गुना 88, 2 घटाओगे तो आपको 86 मिलेगा। तो आप देखो कि पैटर्न क्या बन रहा है भाई, 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है और साथ साथ में 2-2 कम करना है हर स्टेप में। सो आगे अगर यही पैटर्न चालू रहेगा तो हमें मिलेगा कि भाई 86 इंटू 5, 2 कम कर देंगे, तो 86 का 5 गुना, 82 का 5 गुना 400 और 6 का 5 गुना 430, तो 430 हो गया। 430 में से 2 घटाओगे तो आपको 428 मिलेगा। 428 मिलने का मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। आई होप यहां पर बात क्लियर है सभी को। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रहे, ये पैटर्न आपके यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए भाई। एनालॉगी है। सो 79, 79 और 15 में कुछ रिलेशन है, वो आपको रिलेशन पता करना है और फर्दर आपको ये बताना है कि वही रिलेशन आगे किसके साथ में होगा। ठीक है, 79 और 15 में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 29 का किसके साथ में होगा? अब यार 79, 15 का एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि मैं कहूं यार 15 का 5 गुना 75 और 75 में 4 जोड़ दूं। ठीक है, यहां पर किसी का 4 गुना अगर करूंगा तो 25 आना चाहिए, 25 है नहीं। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्यूब लगेगा नहीं, मल्टीप्लीकेशन से बात बन नहीं रही है। मल्टीप्लीकेशन से अगर नहीं बात बन रही है तो डिजिट्स इस्तेमाल कर लो।
यूज ऑफ डिजिट्स। भाई इसके डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूं 79 को, तो 79 में मैं क्या लिखूंगा, ये 7 प्लस 9, ये 16 लिख दूं, और 16 में से एक कम कर दूं इधर अगर इससे, तो 15 हो जाएगा। क्या अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूं ये चीज 2 प्लस 9, ये 11 हो गया, यहां से एक कम करूंगा तो 10 मिलेगा, 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन दे रखा है, तो 16 माइनस 1 करने पे 15 हो गया। ठीक है, अगर इसी को मुझे पैटर्न लिखना है तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस का आप पैटर्न खुद लिखने की कोशिश किया करो। मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ डिजिट्स किसका, पहली वैल्यू का, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, वहां से अगर एक कम कर दे रहे हैं, 1 कम कर दे रहे हैं, तो मुझे मेरी सेकेंड वैल्यू मिल जा रही है। 9 7 16, एक कम किया 15, यहां 9 2 11 से एक कम करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 10 ये ऑप्शन है, लगा दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, ब्लड रिलेशन अगेन, बताइए भाई इसका आंसर। इसका बताइए कि क्या होगा। क्या दिया हुआ है आपको कि M इज द सन ऑफ N हुज हस्बैंड इज O। M N का पुत्र है जिसका पति O है। तो M जो है, अगर N का पुत्र है, सो M बेटा है, पुत्र है किसका, N का। अब अगर M बेटा है तो M मेल हो जाएगा, पुत्र है जिसका पति O है, इसका मतलब N का पति O है। अब N का पति अगर O है, सो N मेल हो, O मेल हो जाएगा और N फीमेल हो जाएगी, आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो कहीं भी ऐसा करके लिखा हुआ है पति, इसका मतलब एक पति है, जो मेल होगा वो पति है, जो फीमेल है वो पत्नी है। आगे फर्दर कहा गया है ओ इज द सन ऑफ पी। ओ जो है वो बेटा किसका है, पी का बेटा है, पुत्र है किसका, पी का। हुज वाइफ इज क्यू, इसकी वाइफ जो है, इसकी पत्नी जो है वो क्यू है, तो क्यू फीमेल हो जाएगी और पी मेल हो जाएगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम जो है वो पी का कौन लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात ये है, दो जनरेशन नीचे आ रहे हो, एक जनरेशन पे, एक जनरेशन नीचे आने पे ओ और एन है, एक जनरेशन और आने पे एम है, नीचे आना है। अब इसका तरीका है, एम जो है वो आपका मेल है, चारों ऑप्शन मेल दे रखे हैं, कोई बात नहीं। दो जनरेशन नीचे, सन एक जनरेशन नीचे होता है तो ये होगा नहीं, ग्रैंड सन दो जनरेशन नीचे होता है, यही आंसर हो गया। फादर इन लॉ और ग्रैंड फादर तो ऊपर वाली बात हो गई। एक तरीका ये हो गया कि जेंडर जनरेशन का यूज कर लिया, दूसरा तरीका ये है कि पी की जगह आप आ जाओ। भाई ओ आपका बेटा है, एन आपका जो है वो आपके बेटे की पत्नी है, तो एन बहू हो गई। या मैं ये कहूं कि एम जो है वो ओ का बेटा होगा, पुत्र होगा। सो पी की जगह आप अपने आप को रखो, ओ आपका बेटा है, एम आपके बेटे का बेटा। सो आपके बेटे का बेटा आपका क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, ग्रैंडसन दे रखा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट सिस्टमेटिक वैसे चलना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताइए भाई, कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट निकालिए इसका आंसर।
क्या कहा गया है कि हेवन को, देखो हेवन को क्या लिखा गया है, EH, ठीक है, AVNE, तो यहां कुछ किया ही नहीं गया। आप देखो कि बेसिकली पहले दो, दो और दो, ठीक है, तो जो हमारा 6 लेटर का वर्ड था उसको डिवाइड किया है दो, दो और दो के ग्रुप में। यहां पर जो पहले दो हैं इनको रिवर्स कर दिया, ठीक है, या आपस में इंटरचेंज कर दिया। जो ये दो जो हैं इनको सेम रखा, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, और फिर आखिरी के दो इनको भी रिवर्स कर दिया। यही तो पैटर्न है। हमें लिखना क्या है, पीपल का। पीपल का अगर लिखना है सो पहले दो पी और ई ये रिवर्स होंगे, सो ईपी हो गया। ओपी ये वैसे रहेंगे, सो ओपी। फिर आपका एल ई ये रिवर्स होंगे तो ई एल हो गया, तो ई पी ओ पी ई एल, सो ई पी, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया। ईपी के बाद में ओपी आना चाहिए, तो ये हो गया, ये हट गया। सी ऑप्शन आपका हो गया। आसान सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताइए भाई, इसका आप लोग बताइए, यहाँ से लोगों को समस्या इसमें होती है क्योंकि लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए खुद। हमने ये बात की थी कि इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है पी और सी के बीच में, देखो पी और सी ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, मुझे पी और सी दोनों ही पहले में मिल जा रहे हैं, इसलिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है। पी और सी यहां मिल गया, ठीक है, पी और सी अगर यहां मिल गया तो अब आप देखो कि भाई पी जो है वो एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है, इसका मतलब रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इंडिविजुअली निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि पी जो है वो सी से बड़ा ही होगा। भाई बड़ा भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि बराबर भी हो। आप बराबर कैसे, मैं वैल्यू ले लेता हूं, भाई ये 4 है, अगर सी 4 ले रहे हो तो ई को भी 4 लेना पड़ेगा। अब पी के लिए दो ऑप्शन है कि ई से बड़ा लो और ई के बराबर लो। अब जैसे ही आप बराबर ले लेते हो तो सी के बराबर हो गया, लेकिन बड़ा भी ले सकते हो, आप बड़ा लोगे तो सी से बड़ा हो गया। इसका मतलब पी जो है वो सी के संदर्भ में बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यहां पर एक जगह कह रहा है बड़ा और एक जगह कह रहा है कि बराबर है। इंडिविजुअली जब अकेले अकेले देखा जाएगा तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, लेकिन अगर दोनों को साथ में कि इन दोनों में से ही कुछ होगा तो यहां पर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब या तो P जो है वो C से बड़ा होगा और या फिर P और C बराबर होंगे। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये दे रखा है सी ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो जहां कहीं भी आइदर आएगा ये कंडीशन है। इंडिविजुअली देखा जाएगा तो इंडिविजुअली गलत है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता आइदर वाला तो हम लिखते नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्योंकि इंडिविजुअली जब आप लगाते हो तो 100% श्योर होना होता है कि यही सही है, यही निष्कर्ष निकलेगा। तो हम 100% श्योर नहीं है क्योंकि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये ध्यान रहे। ये क्वेश्चन मेक और ब्रेक वाला है, ये क्वेश्चन आपको औरों से और आगे ले जाएगा, ठीक है, ये ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन एवरेज से आपको एक्सीलेंट स्टूडेंट्स में ले जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष
कॉमन सेंस यूज करना है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या कहा गया है कि एवरी कंट्री वर्ल्ड वाइड अपोज कंट्री एक्सेस प्लान्स टू लॉन्च 5 न्यू सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट। भाई विश्व के सभी देशों ने, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र ने 5 नए उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की राष्ट्र एक्स की योजना का विरोध किया। तो सभी ने किया है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? ठीक है, कंट्री एक्स लॉन्च्ड फ्यू न्यू सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट। अब यहां ध्यान रखें कि ये कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि 5 नए उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्स के प्लान को, तो स्टेटमेंट के हिसाब से अभी लॉन्च नहीं हुआ है। स्टेटमेंट के हिसाब से उसका प्लान है कि 5 नए उपग्रह को वो लॉन्च करेगा, जबकि कंक्लूजन कर रहा है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, सेकंड जो है, अदर कंट्रीज डोंट लाइक द ग्रोथ ऑफ कंट्री एक्स। देखो यार, ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि सैटेलाइट लॉन्च कर देने से किसी की ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सो ग्रोथ के बारे में नहीं कहा गया। हो सकता है कि वो सैटेलाइट जो है वो भाई कुछ नुकसानदेह कर रही हो, इन्वायरमेंट को या किसी भी चीज को नुकसान कर रही हो, इसलिए विरोध हो रहा है। क्योंकि हर कोई, मतलब कोई ऐसा नहीं मिला। अगर यहाँ ये होता कि विश्व के कुछ राष्ट्र, तो हम शायद सेकंड वाले को सही कहते। मतलब आपका हर कोई दुश्मन है, इसका मतलब यह है कि कमी कहीं ना कहीं आप में है, औरों में नहीं है। एक तो आदमी होता कि हाँ ठीक है, जो कहता कि नहीं भाई ठीक है, अच्छा कर रहे हो। तो इसलिए ना तो पहला प्रॉपर कंक्लूजन है, ना ही दूसरा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में पहला लगा देते हैं, बट पहले में कह रहा है ऑलरेडी लॉन्च हो गया, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है प्लान है ऐसा। और दूसरे में लोग बिना सोचे समझे यूज करते हैं। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है इतनी। ना ही पहला और ना ही दूसरा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। ठीक है, हाँ ये बताओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बताइए भाई इसका आंसर। जब कभी भी है, मैंने आपसे कहा कि देखो चारों ऑप्शंस में इक्वल टू है, तो इसका मतलब मुझे बेसिकली दो ही खोजना है। 14 ये स्टार है, 18 अगेन स्टार, 3 ये 8 आ गया। ठीक है, सो दो ही मुझे खोजना है यार, इसकी जगह पर क्या रखूं? देखो यहाँ गुणा रख नहीं सकते हैं, गुणा करेंगे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक दिमाग में आ रहा है कि 8 लाना है, तो कहीं ना कुछ तो माइनस कम करना पड़ेगा वैल्यू को। अगर ये डिवाइड कर दूं, सो 18 डिवाइडेड बाई 3 6 हो जाएगा, और 14 में से 6 घटा दूं तो 8 हो जाएगा। सो 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3। बोर्ड मास लगाएंगे, ये पहले होगा। सो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 14 माइनस 6 ये 8 आ गया, और यही तो है। इसका मतलब ये है कि भाई माइनस और डिवाइड, माइनस डिवाइड कहां पर है, यहां पर दे रखा है। ये हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। आई होप बात क्लियर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कैलेंडर का, ध्यान से पढ़ के। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आपको 10 सेकंड समय दे रहा हूं। आपका 10 सेकंड पूरा हो गया। ठीक है,
क्या कहा गया है? इफ द फर्स्ट डे ऑफ 2013 वाज मंडे, व्हाट डे वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर? 2013 का पहला दिन का मतलब 1 जनवरी 2013 को अगर मंडे था, सोमवार था, तो आपसे यह पूछा गया है कि 31 दिसंबर 2013 को, आखिरी दिन 31 दिसंबर ही तो होगा, 2013 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब इसका एक बड़ा बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लीप ईयर का अगर नहीं पता है तो इसको लिख लो। फर्स्ट एंड लास्ट डे of any leap year, any normal year, sorry, not leap year, normal year will always be same. अगर कोई भी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का मतलब जो कि 365 दिन वाला, जो लीप वर्ष नहीं है, उसका हमेशा पहला दिन, और पहले दिन का मतलब यहाँ क्या है कि 1 जनवरी, और आखिरी दिन का मतलब क्या है यहाँ पर? 31 दिसंबर। सो 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा समान होंगे। अगर ये पता होता तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था कि पहला दिन 2013 का मंडे है, 2013 आपका नॉर्मल ईयर है, तो अगर 2013 नॉर्मल ईयर है, पहला दिन अगर मंडे है, सो आखिरी दिन भी मंडे होगा। ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, आई होप यहां तक बात क्लियर है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताइए भाई। ठीक है, क्या होगा यहां पर? C3A1F6K11 17। ठीक है, आप देखो यहां पर आपसे क्या दे रखा है कि भाई C3 कर रखा है उसने। ठीक है, सी का ऑर्डर क्या है? 3 है। ए का ऑर्डर क्या है? 1। एफ का ऑर्डर 6। के का ऑर्डर 11। तो बेसिकली कुछ नहीं, एक अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट, और फिर उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया है। अब यहां पर अल्फाबेट आना चाहिए। कौन सा अल्फाबेट आएगा जिसका ऑर्डर 17 है, 17 है? 17वां अल्फाबेट कौन सा होता है? तो 17वां अल्फाबेट आपका क्यू होता है। ए ऑप्शन ही हो जाएगा, क्यू आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहां पर बात क्लियर। ठीक है, बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एनालॉगी है, ये पहला ग्रुप। ठीक है, देन आपका ये दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप का रिलेशन निकालो और आप बताओ कि कैसे होगा। ठीक है, पहले ग्रुप में रिलेशन निकालो, और पहले ग्रुप का रिलेशन निकाल के आप ये बताओ कि भाई आगे के जो दो, आगे जो दे रखा है वो कैसे होगा। तो स्ट्रेन से जो वैल्यू बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, उसी तरीके से फैशन क्या बनेगा। बताइए। अब यहां पर अगर आप देखो, जब यहां से ये लिखा गया है, तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू सेम है। तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू सेम है, और बाकी अगर आप देखोगे तो रिवर्स किया, इसको इतने को रिवर्स किया। जी आखिरी था इनमें, एस और ई को छोड़ के जी आखिरी था इसको सबसे पहले, फिर एन, फिर ए, और फिर आर, और देन टी। सो पहले और आखिरी को वैसे लिख देना है। सो एफ और एन वैसे का वैसे रहेगा। बीच के जो वैल्यू बच गई उनको रिवर्स कर दो, तो ओ हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, और फिर ए हो जाएगा। सो एफ ओ चाहिए, एफ ओ हट गया, एफ ओ चाहिए, ये हट गया, एफ ओ आई, एफ ओ आई, एच एस ए एन, एच एस ए एन, डी ऑप्शन सही हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सो पहले लेटर, पहले अल्फाबेट को और आखिरी अल्फाबेट को उसने सेम रखा है। बाकी को जो बीच में बच रहे हैं उनको उसने क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया है।
आई होप यहां पर बात क्लियर है। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन ही पूछा गया है। बताइए भाई फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्या कहा गया है? आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर, ये मेरा डायरेक्शन चार्ट हो गया। यहां से लेट अस सपोज वो स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर अ बॉय टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। He then took a right turn and walked 16 kilometers. If he stood facing west direction finally, towards which direction did he walk the first 4 kilometers? अब हमें वो 4 किलोमीटर की डायरेक्शन नहीं पता, तो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। 4 किलोमीटर वो चलता है किस डायरेक्शन में नहीं पता। फिर इसके बाद में अ बॉय टर्न लेफ्ट, वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और किधर गया, कितना गया, 3 किलोमीटर गया। ठीक है। He then took a right turn and walked 16 किलोमीटर। फिर वो राइट टर्न लेता है और फिर 16 किलोमीटर जाता है। If he stood facing west, which direction finally, west direction finally, towards which direction did he start walking? So इतना मुड़ने के बाद में अब वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट हमने बात की थी फाउंडेशन बैच में। जब कभी भी बात डायरेक्शन की होगी तो एक लेफ्ट और एक राइट टर्न आपस में कैंसिल कर देंगे। सो ये लेफ्ट और ये राइट, एक लेफ्ट है एक राइट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये वेस्ट है तो ये भी वेस्ट ही था। सिंपल सी बात, वेस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी लेफ्ट और राइट का पेयर होगा, बात डायरेक्शन की अगर होगी, तो एक पेयर लेफ्ट और राइट का कैंसिल हो जाएंगे। एक लेफ्ट टर्न और एक राइट टर्न लेके आपका कोई भी डायरेक्शन में बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर चल रहा हूं, ठीक है, अगर अचानक से कोई कह रहा है लेफ्ट मुड़ जाओ, सो मैं अपने लेफ्ट मुड़ रहा हूं, आपका राइट लग रहा होगा, ये मेरा बायां हाथ है, सो मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूं, मैं इधर मुड़ गया। अब वो कह रहा है फिर से राइट मुड़ जाओ, अब मैं इधर देख रहा हूं, मेरा राइट दाहिना हाथ ये है, मैं दाहिने मुड़ गया तो इधर मुड़ गया, फिर तो मैं अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गया। तो कितने भी पेयर लेफ्ट और राइट के बने, आपस में लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के सेंस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका था, एक लेफ्ट और एक राइट था, एक ही पेयर था, इसलिए कैंसिल होगा, ये वेस्ट है तो ये वेस्ट है, इतना क्वेश्चन था। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो भाई दो लेफ्ट हो या सारे लेफ्ट ही हो, दोनों लेफ्ट हो, तब क्या करेंगे? तो जो कॉन्सेप्ट है आपका करने का, किसी भी डायरेक्शन में आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेट अस सपोज वो 4 किलोमीटर कह रहा है, 4 किलोमीटर में नॉर्थ में चला गया। अच्छा 4 किलोमीटर में स्टार्टिंग में 4 किलोमीटर मैं नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ अपने हिसाब से गया हूं, ये एक्चुअल निकालना है। फिर लेफ्ट टर्न और 3 किलोमीटर, फिर राइट और 16, ये वेस्ट आना चाहिए। अब ये देखो ये सही वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से। मैं 4 किलोमीटर ऊपर गया, इसके बाद में लेफ्ट मुड़ा, अगर ऊपर जा रहा हूं लेफ्ट मुड़ूंगा इस तरफ, कितना, 3 किलोमीटर। अच्छा फिर राइट मुड़ूंगा, ऊपर की तरफ ही जाऊंगा, कितना, 16। अब आप देखो अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है किधर जाना चाहिए मुझे, वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ जो है वो वेस्ट से कितना दूरी पर है, या अगर मुझे इसको वेस्ट बनाना है नॉर्थ को, तो मैं क्या करूं, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं। तो इस नॉर्थ को जो मेरा आया है, अगर इसको वेस्ट बनाना है, सो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां जिस भी डायरेक्शन से चले थे उसको भी ये बदलाव कर दो। हम चले थे नॉर्थ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये अगेन वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका।
कि भाई कॉन्सेप्ट में आप किसी भी डायरेक्शन से चल दो, जो आपका आंसर आएगा किसी भी डायरेक्शन चलने से वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए इसका मतलब उसमें बदलाव क्या करें कि वो वैल्यू हमें मिल जाए। वो बदलाव कर दो, जो बदलाव आप यहां कर रहे हो वही बदलाव ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल ये आपका आ गया भाई, एक ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ऐसा जो है वो आपका केवल और केवल यूपी पुलिस पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इस तरीके के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहो। क्या है, ये आपके पास में वैल्यू दे रखी है, अगला हमें बताना है। ठीक है, रिलेशनशिप, देन ये रिलेशन, ये वैल्यू दे रखी है। बार बार मैंने कहा कि आप यहां पर ये देखो कि इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, अल्टरनेट वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को आप इससे कंपेयर करो। ठीक है, अब अगला जो भी आएगा अल्टरनेट पे तो ये वाला जो है पिंक वाला आना चाहिए, इसका हिस्सा आना चाहिए। अब यहां आप देखोगे कि यहां से ये कैसे बन रहा है। सो कुछ नहीं, पहला और आखिरी हटा दिया। ठीक है, यहां से अगर आप यहां देखोगे तो यहां भी वही चीज हो रही है, पहला और आखिरी हटा दिया, एल हटाया और एच हटाया, सो ATIONS बच गया। अब जब यहां से अगला टर्म आएगा तो ये बनना चाहिए, इसका पहला और आखिरी आप हटाओगे, सो LATIONSH, LATIONSH, सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप यहां पर बात क्लियर है। तो बहुत डायरेक्ट का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट लोग क्योंकि जब अचानक से पाते हैं, नहीं किए हुए होते हैं, तो लोगों को लगता है, घबरा जाते हैं कि हाँ ठीक है, अचानक से कहां से क्या जो है वो आया हुआ है। ठीक है, आई होप यहां बात क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, अगला अब देखो मैंने कहा कि एक आध दो क्वेश्चन हमारे होंगे जो कि हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई इंग्लिश की वैकैब आपकी कैसी है। ठीक है, इंग्लिश की वैकैब कैसी है। आपसे इसने कहा रीअरेंज द वर्ड इन क्वेश्चन एंड फाइंड द ऑप्शन मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू रीअरेंज वर्ड। भाई पहले तो ये आपको ये है कि इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और इसके बाद में फिर जो भी वर्ड आएगा उसका सिमिलर वर्ड बताना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन क्योंकि यूपीएसआई में आपका इंग्लिश पेपर, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन एडवांटेज होते हैं जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं उनके लिए ये सीधे आपको एक बहुत एडवांटेज देंगे, क्योंकि 80% लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 80 क्या, मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूं, इवन 95% नहीं कर पाएंगे, 100 में 5 ही लोग शायद कर पाए। ठीक है, अब ये दे रखा है, अब मुझे आइडिया है तो भाई मुझे लगता है कि यहां से क्या बनना चाहिए, परस्यू बनना चाहिए। पी हो गया, यू हो गया, आर हो गया, एस, यू और ई, परस्यू। ठीक है, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज के लिए आपको एफर्ट लगाना, कुछ प्राप्त करना। ठीक है, और परस्यू का जो सिमिलर वर्ड है, सपोर्ट नहीं होता है, रिट्रीट का मतलब वापस जाना नहीं होगा, क्विट का मतलब है कि भाई छोड़ ही देना, सीक का मतलब होता है किसी की ब्लेसिंग आप सीक करते हो। ठीक है, परस्यू करते हो किसी चीज को, सो परस्यू का जो सिमिलर वर्ड है वो आपका सीक आ जाएगा। आई होप यहां पर बात क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन स्टेटमेंट आर्गुमेंट का है, फटाफट इसका आंसर बताइए और फिर क्लास जो है वो फिनिश करते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है शुड विमेन सर्व इन कॉम्बैट यूनिट्स। भाई महिलाएं जो हैं वो जो युद्ध की यूनिट होती हैं उनमें सर्व करना चाहिए। तर्क क्या है, यस अलाउइंग वुमेन टू सर्व इन कॉम्बैट यूनिट्स इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी। ये है बिल्कुल बात। इंडिया में ही भाई 2010 या 2009 से पहले महिलाओं को कॉम्बैट यूनिट में नहीं लिया जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा डिसीजन आया कि भाई महिलाएं जो हैं वो बराबर हैं, ये तो जेंडर इक्वलिटी है ही नहीं। तो बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, दूसरा, नो विमेन आर द मोस्ट इमोशनल जेंडर, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इमोशनल हर कोई है। ठीक है, महिलाएं ज्यादा आसानी से दिखा देती हैं तो शायद इसलिए आप कह रहे हो।
ठीक है, तो पहला आपका स्ट्रांग है कि भाई आपको जेंडर के बेस पे इक्वलिटी रखनी है, इनइक्वलिटी नहीं करनी है। सो पहला आर्गुमेंट जो है वो आपका स्ट्रांग है। इस तरीके का क्वेश्चन समय कम लेता है, बहुत लोग गलत करते हैं, आपको गलत नहीं करना। ठीक है, आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो रिवीजन जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो जो हमारा डीएस एजू हब का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपनी क्वेरी जो है वो लिख के भेजो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।